Hello guys, welcome back, and we are back with a new topic on science. So before starting, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you get the latest update. So today's topic is neurodegenerative disorder. So first step in treating some neurodegenerative disorders. Today's topic is किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में देखने और एक जनरली मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए और प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर को देखता है जिन्हें आरएनए ग्रैन्यूल्स के रूप में जाना जाता है। सेल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अपोजिट आरएनए ग्रैन्यूल्स को एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर और कन्फाइन नहीं किया जाता है। यह नेचर में हाईली डायनेमिक बनाता है, जिससे उन्हें कंटिन्यूसली आसपास के कंपोनेंट्स का एक्सचेंज करने में मदद मिलती है। आरएनए ग्रैन्यूल्स नॉर्मल कंडीशन में साइटोप्लाज्म में स्मॉल नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन डिसीज़ या स्ट्रेसफुल कंडीशन में नंबर्स और शेप्स में इंक्रीज होता है। एक डेफिनेशन क्वालिटी जो आरएनए ग्रैन्यूल प्रोटीन कंपोनेंट के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं चेंज होती है, वह कुछ अमीनो एसिड के रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस है। इस तरह के स्ट्रक्चर को लो कॉम्प्लेक्सिटी वाले एरिया के रूप में जाना जाता है। Arginine-R, ग्लाइसिन जी और ग्लाइसिन जी अगेन के रिपीट को RGG के रूप में जाना जाता है। लो कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस का एक एग्जांपल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के जरिए। आरएनए ग्रैन्युल यह डिसाइड करके मैसेंजर आरएनए एमआरएनए पार्ट को डिटरमाइन कराते हैं कि एमआरएनए से कब और कितना प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस एक मल्टी स्टेप्ड और एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दैट्स वाई एडवर्स कंडीशन को फेस करने पर सेल्स द्वारा यूज़ की जाने वाली एक जनरल स्ट्रेटजी प्रोटीन प्रोडक्शन को स्टॉप करना और स्ट्रेसफुल कंडीशन से निपटने के लिए एनर्जी को सेव करना है। आरएनए ग्रैन्युल प्रोटीन प्रोडक्शन को बंद करने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कुछ आरएनए ग्रैन्युल टाइप सच एज प्रोसेसिंग बॉडी और पी बॉडी न केवल प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, बल्कि एमआरएनए के डिग्रेडेशन और एलिमिनेशन को भी पूरा करते हैं, जो बदले में प्रोटीन प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इन रिसेंट ईयर्स आरएनए ग्रैन्युल्स और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे अमीनोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया FTD के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप है। इन डिसीजेस में इम्प्लिकेटेड प्रोटीन जैसे ईविंग सार्कोमा, ब्रेक पॉइंट एरिया 1, EWSR1 और सार्कोमा फस में फ्यूज आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, जो आरएनए ग्रैन्युल्स में रह सकते हैं। यह पहले मेंशन किए गए प्रोटीन्स भी लो कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस रखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है आरएनए ग्रैन्युल्स में इनके मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। रियलिटी में ये प्रोटीन्स ALS और FTD पेशेंट के बॉडी के न्यूरॉन्स में अनडिज़ॉल्व्ड ग्रैन्युल्स एग्रीगेट्स के रूप में कलेक्ट होते हैं। माना जाता है कि इन डिसीज़ के पैथोफिजियोलॉजी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन एग्रीगेट्स को सॉल्यूबलाइज करने के तरीके खोजने से इन डिसीज़ के ट्रीटमेंट में सक्सेस मिल सकती है। ग्रुप स्टडी करता है कि कैसे आरएनए ग्रैन्युल्स का मैन्युफैक्चर होता है और सीक्वेंस से अलग हो जाते हैं। नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश उनकी लेबोरेटरी के एक रीसेंट वर्क ने एक प्रोटीन SBP1 को एक फैक्टर के रूप में पहचाना है, जो आरएनए ग्रैन्युल्स पी बॉडी को सॉल्व करता है। PhD स्टूडेंट राजू रॉय के लीडरशिप में यह वर्क एक सरप्राइजिंग लेकिन इंसाइटफुल कंक्लूजन को देता है कि लो कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंस Arginine-R और ग्लाइसिन जी अमीनो एसिड RGG को कंटेन करते हैं, जो कि
नॉर्मली ग्रैनुअल फॉर्मेशन को करते हैं। इस केस में आरएनए ग्रैनुअल्स को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं ईस्ट सेल्स में। मिस्टर रॉय ने आगे देखा कि आइडेंटिफाइड प्रोटीन SBPL पी बॉडीज़ को डिज़ोल्व करने में स्पेसिफिक है, ना कि स्ट्रेस ग्रैनुअल्स को, जो कि रिलेटेड आरएनए ग्रैनुअल्स टाइप है साइटोप्लाज्म में मौजूद। उन्होंने यह प्रिडिक्ट किया कि उनकी ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक किनारा है आइसबर्ग का, और वहाँ कई फैक्टर्स हैं सेल्स में स्पेसिफिक ग्रैनुल्स टाइप को डिज़ोल्व करने के लिए हैं। ईस्ट सेल्स के बारे में जानते हैं गाइस। ईस्ट जैसे एलिगेंट लेकिन सिंपल मॉडल सिस्टम का यूज़ करके ऑब्टेन की गई फंडामेंटल सेलुलर प्रोसेस में रिलेटेड इंसाइटफुल रिजल्ट्स को वह इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जो वे प्रोवाइड करते हैं। यह पॉपुलर नोशन के कारण है कि ये स्टडी कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस के लिए रेलेवेंट इनफ नहीं है। उन्होंने अपनी स्टडी के लिए ईस्ट का यूज़ करने पर फोकस किया क्योंकि यह एक सिंपल मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो लैबोरेटरीज में वर्क करने और जेनेटिकली मैनिपुलेट करने में आसान है। इम्पॉर्टेंटली कई सेलुलर प्रोसेस से रिलेटेड कई फंडामेंटल रिसर्च को ईस्ट में बनाया गया था और बाद में ह्यूमंस में भी यह सही पाया गया। यह इंडिकेट करता है कि ईस्ट से गेन नॉलेज अक्सर ह्यूमंस पर भी एप्लीकेबल होती है। डेट्स वाई नेक्स्ट स्टेप यह चेक करना था कि क्या उनकी रिसर्च ह्यूमन प्रोटीन के लिए रेलेवेंट है। स्टडी के को-ऑथर गीतार्थ दास ने सोचा कि क्या SBP1 जो कि पी बॉडीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में इंक्लूड ह्यूमन प्रोटीन के सीक्वेंस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। EWSR1 प्रोटीन एग्रीगेट्स को डिसीज़ में इम्प्लिकेट किया गया जैसे ALS और FTD। उन्होंने ह्यूमन EWSR1 प्रोटीन को ईस्ट सेल में मिलाया और ऑब्ज़र्व किया कि वो एग्रीगेट्स बनाते हैं। आगे के एक्सपेरिमेंट्स ने इंडिकेट दिया कि SBP1 प्रोटीन EWSR1 सीक्वेंस को रिड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट था। मतलब SBPN के बिना P1 के बिना ये पॉसिबल नहीं था गाइस। ये बताता है कि उन्होंने ईस्ट को कॉन्टेक्स्ट में जो सीखा ईस्ट के, वह ह्यूमंस पर एप्लीकेशन के चांसेस हैं। इस स्टडी ने थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के रूप में अमीनो एसिड रिपीट्स RGG की एबिलिटी पर लाइट डाला है। इस पॉसिबिलिटी के बारे में एक्साइटेड हैं और एक्सपेरिमेंटल रूप से जेनेटिकली इंजीनियर्ड माउस में रिपीट किए जाने वाले सीक्वेंसेस के इफ़ेक्ट का टेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जो मेंटल सेल्स में नॉन डिज़ोल्व पैथोलॉजिकल एग्रीगेट्स कलेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में इस स्टडी का एम न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए पॉसिबल स्टडी एक सिंपल लेकिन पावरफुल फंडामेंटल क्वेश्चन के लिए था कि RNA ग्रैनुअल्स अलग हो जाते हैं। इस स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट और सेटिस्फाइंग टेक होम मैसेज यह है कि साइंस में फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना और बताना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अप्लाइड रिसर्च करना। अभी के लिए इस टॉपिक पे गाइस इतना ही, और आप बताइए हमको कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। सायोनारा।